स्टार्ट करते हैं क्रिप्टो करेंसी का हमारा ये प्रेजेंटेशन। ठीक है, आपको मेरी पावर पॉइंट दिख रही है आई होप जी। असलम भाई, अगर कुछ डिस्ट्रप्शन हो तो आप बताइएगा। हाँ, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि स्कॉलर्स ने इसके ताल्लुक से क्या फतवे दिए हैं और क्या पॉइंट ऑफ व्यू स्कॉलर्स ने लिया है। अगर आप देखो तो इस ताल्लुक से जनरली एक डिवाइडेड और अलग अलग ओपिनियंस मिलेंगे। जैसे अगर आप इस्लाम क्यूए पे ये फतवा देखो तो इसमें ये इन्होंने कहा है, इन्होंने पॉइंट ऑफ व्यू ये दिया है कि क्रिप्टो करेंसी में डील कर सकते हैं, लेकिन एक्सचेंज इमीडिएटली टेक प्लेस होना चाहिए। और उसमें जो सारी जो फाइनेंशियल लेवरेजेस जो होते हैं, जो लेवरेजेस हम लोगों ने शेयर मार्केट का टॉपिक जब डिस्कस किया था तब हमने लिया था, वो बोले लेवरेजेस नहीं होना चाहिए, फ्यूचर्स ऑप्शंस वगैरह नहीं होने चाहिए, और कोई भी यानी इस्लामिक टीचिंग्स के खिलाफ कोई चीज़ हो वो नहीं होना चाहिए। तो ये एक तरह से ये कह रहे हैं। लेकिन एक और फतवा वहीं पे है कि जहां पर इस्लाम की वे पे ही उन्होंने ये भी कहा है कि अब ये मैटर हमारे लिए क्लियर नहीं है, तो हम अभी एट दिस टाइम कोई पोजीशन नहीं ले पा रहे हैं। स्कॉलर्स में अगर आप देखोगे ना, आपको तीन टाइप के ओपिनियन मिलेंगे क्रिप्टो करेंसी के ताल्लुक से। कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं क्रिप्टो करेंसी माल ही नहीं है। क्रिप्टो करेंसी माल ही नहीं है। माल यानी कि कोई चीज ऑफ वैल्यू हो, जैसे मिसाल के तौर पर अगर अगर कोई ये मोबाइल खरीद रहा है, अब उसको मोबाइल के ताल्लुक से उसका एक परसेप्शन होगा कि ये वैल्यू की कोई चीज है या नहीं है, माल है या नहीं है। जैसे मैं मिसाल देता हूं, कोई चीज होती है जैसे शराब। शराब जो है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि शराब को के कंटेनर्स को खाली कर दिया जाए, यानी कि उसको माल समझा ही नहीं गया, और शराब एक ऐसी चीज है जो हराम चीज है, तो उसकी कोई वैल्यू कंसिडरेशन को माना ही नहीं जाता है। तो क्रिप्टो करेंसी माल ही नहीं है, ये एक व्यू है। जब कोई ये कहे, उलमा जब ये कहते हैं कि माल नहीं है, यानी कि वो हलाल नहीं हुआ फॉर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के लिए हलाल नहीं हुआ। हाँ, फिर सेकंड ओपिनियन ये है कि नहीं, माल है यानी कि एसेट है, लेकिन करेंसी नहीं है, यानी कि करेंसी नहीं है, और ये कहते हैं एसेट तो है। और तीसरा व्यू ये है क्रिप्टो करेंसी करेंसी भी है। तो आइए आज हम लोग इस टॉपिक को सिर्फ देखेंगे आज इंशाल्लाह, और अगले वीक में थोड़ा और डीपर जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या अलग अलग व्यूज में कौन सी चीज हमें मिलती है। आप ये देख सकते हैं कि बाज उलमा ने जो फतवा दिया है, तो मैंने कुछ फतवास को कोट किया है जो कहते हैं हराम है। जैसे जो इजिप्ट के जो मुफ्ती, ग्रैंड मुफ्ती हैं, उनका फतवा अवेलेबल है इंटरनेट पर, वो कहते हैं हराम है। डॉक्टर हैसम अल हद्दाद ने अपना एक आर्टिकल दिया dorer.net पर, ये अवेलेबल है, जिसमें वो बताते हैं कि हराम है। अपनी रीजनिंग उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और परमिसिबल कहने वाले भी कुछ है, जैसे शेख सुलेमान बिन अब्दुल्ला बिन सुलेमान अल मनिया, उन्होंने कहा है कि नहीं, परमिसिबल है। और मुफ्ती फराज आदम की एक वीडियो है, मुफ्ती मोहम्मद अबू बकर की वीडियो है। तो ये लोगों ने अपनी रीजनिंग भी शेयर की है कि वो लोग क्यों परमिसिबल कहते हैं। हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं टॉपिक को। तो जब हम क्रिप्टो के कुछ बेसिक्स देखते हैं, तो एक ये पता चलता है कि आज की तारीख में मोर देन 20,000 क्रिप्टो करेंसीज है। यानी क्रिप्टो करेंसीज कितनी है? मोर देन 20,000 क्रिप्टो करेंसी है। ठीक है, अब इसके अलग अलग टाइप्स हैं। तो अलग अलग टाइप्स में अगर आप देखोगे तो कुछ वो होते हैं जो आप देखोगे, जैसे आप देखोगे जैसे नॉर्मल, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होकर डिसेंट्रलाइज तरीके से होते हैं, जैसे बिटकॉइन हो गए या लाइट कॉइन हो गए। और कुछ होते हैं जो जिनको स्टेबल कॉइन के तौर पे कहा गया है, यानी कि उसके पीछे या तो फिएट बैक्ड हो, हाँ, या तो फिएट बैक्ड हो, या फिर जैसे क्रिप्टो बैक्ड हो, या तो एल्गोरिथम बैक्ड हो, या तो कमोडिटी बैक्ड हो। हाँ, अब इसके अंदर आप देखोगे कि टोकन वाले जो है उसके अंदर यानी अगर आप देखोगे स्टेबल कॉइन की वैल्यू कुछ स्टेबल रखने की कोशिश की जाती, कुछ उसकी बैकिंग क्रिएट करने की कोशिश की जाती। हम इसे थोड़ा और डिटेल में समझेंगे आगे। आज जो लोग कहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी हराम है, कुछ लोगों का व्यू है ना, तो मैं उनको सबसे पहली बात ये कहना चाहता हूं कि ऐसे टाइप का व्यू आज आप नहीं ले सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी हराम है, ऐसा व्यू क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं सेंट्रल बैंक्स खुद भी तो अपनी क्रिप्टो करेंसीज लॉन्च कर रहे हैं। खुद सेंट्रल बैंक्स लॉन्च कर रही हैं अपनी क्रिप्टो करेंसीज, जिसे सीबीडीसी कहते हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज। तो क्रिप्टो करेंसी सिस्टम को, जो ब्लॉकचेन चेन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, आज अलग अलग गवर्नमेंट्स ने लॉन्च किया है। जैसे मिसाल के तौर पे जो बहुत बड़ी सीबीडीसी है, वो है डिजिटल युआन, जो चाइना ने लॉन्च किया है। और इंडिया में जो डिजिटल रुपी, जो पायलट फेज पे लॉन्च हो चुका है और इंडिया के ना लॉन्च हो चुका है, ये क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। तो अगर कोई कहे क्रिप्टो करेंसी में डील करना हराम है, तो फिर यानी कि ये तो गवर्नमेंट बैक्ड क्रिप्टो करेंसी हो गई, यानी कि डिजिटल क्रिप्टो करेंसी हो गई जो गवर्नमेंट्स बैक कर रही है।
उसी तरह इसमें आप देखोगे कई सारे सैंड डॉलर जो है, सैंड डॉलर क्या है, जो बहामा से लॉन्च हुआ है, और जैमडेक्स जो है जो जमाइका का सीबीडीसी है, और इस तरह से कई तरह ई नायरा जो है जो नाइजीरिया ने लॉन्च किया है 2001 में, डी कैश है जो ईस्टर्न कैरिबियन कंट्रीज ने लॉन्च किया है, डिजिटल रुपी तो चलो अभी लॉन्च हुआ है कुछ टाइम पहले और आ चुका है इंडिया में भी, मतलब इंडिया में डिजिटल रुपी अवेलेबल है। डिजिटल डॉलर अमेरिका सोच रहा है कि एक्सप्लोर कर रहा है कि डिजिटल डॉलर लॉन्च करे, अभी तक लॉन्च नहीं किया है। डिजिटल रुपी भी, डिजिटल यूरो जो है ना, ये भी लॉन्च होने की स्टेज में है, अभी तक सोच रहे हैं। हाँ, और रशिया भी डिजिटल रूबल भी लॉन्च करने के पायलट स्टेज लॉन्च हो चुका है, आगे और बढ़ाने की बात हो रही है। सवाल ये उठता है कि अरे ये क्रिप्टो करेंसी सेंट्रल बैंक्स क्यों अडॉप्ट कर रहे हैं? तो इसके अंदर खुद आप देखोगे कि अपने बेनिफिट्स है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अभी आज कई साल से है, और जब इतने साल से है, जो मेन उसका बेसिक कोर है ना, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ है। मतलब कि वो चीज ब्रेक क्रैश नहीं हुई, अगर वैसे क्रैश हो गई होती तो ये लोग नहीं कंसिडर करते। तो इनको ये टेक्नोलॉजी जो अभी असलम भाई एक्सप्लेन कर रहे थे ना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इस तरह से चलती है, तो ये चीज की कुछ वैल्यू दिखी है गवर्नमेंट्स को, इसी वजह से वो लोग यूज करते हैं कि भाई एक पेमेंट सिस्टम हो। देखो, एक पेमेंट सिस्टम वो है जो बैंक्स के थ्रू, लेकिन एक पेमेंट सिस्टम, एक ऑल्टरनेट तरीका जो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू, वो भी उन्होंने लॉन्च किया है, और इसके जो कैश मैनेजमेंट के कॉस्ट है उसको रिड्यूस होता है। उसी तरह आप जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप क्रॉस बॉर्डर ट्रेड के अंदर जब आपको फॉरेन में अगर पैसे भेजना है तो जो मेथड्स के जरिए नॉर्मली भेजा जाता है, अब आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्रिप्टो करेंसी के जरिए जो गवर्नमेंट बैक जैसे डिजिटल रुपी हो गया, उसके जरिए फॉरेन में आप पैसे भेज सकते हो, उसका एक अलग मामला है। और उस तरह से एक तरह से वो इस कंपटीशन को भी डील कर रहे हैं। कौन से कंपटीशन को? कि जहां पे लोग इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज में, तो वो एक तरह से एक अपना ऑप्शन दे रहे हैं। हाँ, ये भी एक तरह से डील कर रहे हैं वो लोग। हाँ, तो जो लोग जो उलमा आज कह रहे हैं टोटल हराम हर तरह से, तो वो उन्हें फिर से रिकंसिडर करना चाहिए, क्योंकि अभी हालात चेंज हो गए हैं। अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप सबके सामने रखूंगा, और ये सब देखने के बाद एक बात मैं आपको पहले बता दूं कि 20,000 क्रिप्टो करेंसीज भले ही है, सबसे बड़ा शेयर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से किसका है? बिटकॉइन का ही है। जो बिटकॉइन का जो शेयर है वो आप देख सकते हो क्या कितना बड़ा शेयर है। टॉप पे जो येलो लाइन है बिटकॉइन है, और बाकी सबका कितना कितना शेयर है मार्केट कैपिटलाइजेशन में। तो बिटकॉइन इतना बड़ा है कि बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ बिटकॉइन है। यानी कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी की बात करो तो आपको मेनली बात करनी है बिटकॉइन की बात करनी है, बाकी सब बाद में है। हाँ, तो ये हम इसके बारे में देख रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। प्रॉब्लम्स क्या है करेंसी के तौर पर, मैं ये बातें रख रहा हूं, एंड आई रिक्वेस्ट असलम भाई ऑल्सो कि अगर आप यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें, मैं जो पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा, तो आप यानी अगर कहीं बीच में बोलना चाहते हैं, यू कैन स्पीक इन बिटवीन, या इफ यू वांट मी टू कि मैं कंप्लीट करूं तो वैसा भी कर सकते हैं। और ऑडियंस में भी जो लोग यहाँ बैक स्टेज ज्वाइन हुए हैं, अगर वो कोई पॉइंट को कंटेंट करना चाहते हैं तो मैं वेलकम करता हूं। हम लोग एक डिस्कशन स्टेज में बात कर रहे हैं आज, फतवा स्टेज में बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, चलिए, करेंसी के तौर पे क्या प्रॉब्लम है? पहला प्रॉब्लम यह है कि देखो, जैसे कोई चीज के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जैसे गोल्ड है, उसके अंदर एक इंट्रिंसिक वैल्यू है। हाँ, गोल्ड में एक इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, अंदरूनी उसके अंदर एक चीज है, ताकत है, एक अंदरूनी ताकत है गोल्ड के अंदर। और पहले करेंसीज कैसे होती थी? गोल्ड बैक्ड होती थी, कि उसकी गोल्ड की बैकिंग होती थी। पहले की करेंसीज में गोल्ड बैकिंग होती थी। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के अंदर कोई अंदरूनी वैल्यू तो नहीं है ना। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर की करेंसी होती थी पहले, या जैसे अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जो अलग अलग चीज थी, जैसे जो 6 चीजें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिना, उसके अंदर जैसे खजूर है, गेहूं है, या नमक है, या जौ है, ये सब भी एक तरह की छोटी करेंसी के तौर पे इस्तेमाल होती थी। उनके अंदर अंदरूनी वैल्यू होती थी। क्रिप्टो करेंसी में अंदरूनी वैल्यू नहीं है। अब कोई कहे भाई रुपी में तो, या जो करेंसीज जो गवर्नमेंट इशू करती है उसके अंदर भी इंटरनल वैल्यू नहीं होती है। अब आपके पास एक नोट है आपकी जेब के अंदर, उसके अंदर के अंदर कोई वैल्यू नहीं है। अगर दीनार पहले होता था, दिरहम होता था, वो ओरिजिनल अंदरूनी वैल्यू होती थी। लेकिन जो रुपी है या डॉलर है, उसको गवर्नमेंट तो बैक कर रही है, गवर्नमेंट बैक कर रही है। क्रिप्टो करेंसी को क्या कोई गवर्नमेंट बैक कर रही है? यानी अगर मैं क्रिप्टो करेंसी बोल रहा हूं तो अभी मैं किसकी बात कर रहा हूं? अभी मैं मेनली बिटकॉइन और उस जैसों की बात कर रहा हूं। तो मैं बिटकॉइन वगैरह की बात कर रहा हूं। क्या इसको कोई गवर्नमेंट बैक कर रही है? नहीं कर रही है, कोई भी गवर्नमेंट बैक नहीं कर रही है। अच्छा, बाज लोग इसको कंफ्यूज क्या करते हैं, कहते हैं देखो फला कंट्री में ये जगह पे एक्सेप्ट हो रहा है, फला जगह पे ये एक्सेप्ट हो रहा है। एक्सेप्ट होना अलग बात है,
बैकिंग अलग बात है। जो आपने रूपी पे देखा होगा कि आई प्रॉमिस टू पे द बेरर अ सम ऑफ रुपीज 100 रुपीज, अ सम ऑफ रुपीज 100, गवर्नमेंट बैक कर रही है ना वो। इसी वजह से जब गवर्नमेंट क्रैश हो जाती है तो वहां की करेंसी की वैल्यू गिर जाती है, क्योंकि उसके पीछे किसकी बैकिंग थी? वो करेंसी हवा में बैकिंग नहीं थी, उसके पीछे गवर्नमेंट की बैकिंग थी। गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करने के लिए, अपनी करेंसी को सपोर्ट करने के लिए बाइंग करती है, सेलिंग करती है, ताकि उसकी वैल्यू पर्टिकुलर मेंटेन रहे। तो गवर्नमेंट उसको बैक कर रही होती है पूरी तरह से अपनी करेंसी को। जब गवर्नमेंट नहीं होती किसी कंट्री की, गवर्नमेंट गिर जाती है तो उसकी करेंसी भी गिर जाती है। तो गवर्नमेंट बैक्ड होती है करेंसीज, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को तो कोई गवर्नमेंट बैक नहीं कर रही है, ये एक सवाल है। और प्राइस का फ्लक्चुएशन कितना ज्यादा है क्रिप्टो करेंसी में, आप खुद देखो। मैं आपको मिसाल देता हूं कि देखो, ये अगर आप बिटकॉइन की हिस्ट्री देखो, बिटकॉइन की हिस्ट्री ये है कि 2010 में जब लॉन्च हुआ तब उसकी वैल्यू थी $0.09। एक बिटकॉइन कितने का था? $0.09, यानी इंडियन रुपीस में बात करें 7 रुपए, 7 रुपीज 64 पैसे का एक बिटकॉइन था। 2017 में जाकर उसकी वैल्यू हो गई $20,000, यानी कि जो 7 रुपए का था उसकी वैल्यू हो गई 17 लाख। और 2019 में पहुंचे तो उसकी वैल्यू हो गई 10,000। 17 लाख से 8.5 लाख पे आगे वैल्यू, 17 लाख से 8.5 लाख। फिर नवंबर 2024 में पहुंचे तो 65,000 हुई, आगे बढ़े तो 75,000 हुई, यानी सॉरी रुपीस की बात कर रहा हूं मैं, सॉरी $76,000 हुई, जिसकी वैल्यू 65 लाख हो गई। और 2024 नवंबर में $89,000 हुई, यानी कि 75 लाख रुपीस, 75 लाख। और हम जानते हैं दिसंबर में क्या हुआ, $1 लाख से ज्यादा की वैल्यू को क्रॉस किया बिटकॉइन ने। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या है कि ये सब क्रिप्टो करेंसीज में प्राइसेस चेंज, जैसे एथेरियम में देखेंगे प्राइसेस बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं। तो यानी जैसे आप पाव खरीदने गए हो तो आपको पता चलता है ये पाव का पैकेट 50 रुपए का है, अगले दिन जा रहे हो तो पता चल रहा है नहीं अभी 100 रुपए हो गया, और आगे बढ़ रहे हो तो वो जो 50 रुपए का पाव था वो 500 रुपए उसकी वैल्यू हो गई, और कभी जाके 10 रुपए हो गई। यानी कि उसकी वैल्यू लिखनी पड़ती है ना, जब करेंसी के तौर पर इस्तेमाल हो तो उसकी कोई स्टेबल वैल्यू है तो भाव लगाएंगे। यहां तो जो करेंसी है उसकी वैल्यू बढ़ रही है, चेंज हो रही है, बढ़ रही है, घट रही है। हाँ, तो जब इतना ज्यादा चेंज हो रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसमें यह आ रहा है कि उसका प्राइस कैसे लगाएंगे, कोई भी चीज का प्राइस कैसे लगाएंगे? मतलब जब प्राइसेस इतने ज्यादा फ्लक्चुएट होते हैं, डे टू डे बेसिस पे चेंज होते हैं, और क्यों चेंज होते हैं? क्योंकि कोई रियल कमोडिटी बैक नहीं है, गवर्नमेंट बैक नहीं है, उसकी वैल्यू सिर्फ बाइंग एंड सेलिंग की वजह से है। यानी क्रिप्टो करेंसीज की जो वैल्यू है प्योरली मार्केट फोर्सेस और बाइंग एंड सेलिंग जो होती है उसकी वजह से वैल्यू बढ़ती है, घटती है, बस। यानी कि इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं उसकी वजह से भाव बढ़ते हैं, घटते हैं, उसके अंदर कुछ नहीं है, उसके अंदर कोई रियल वैल्यू नहीं है। अगली चीज क्या है कि ट्रांजैक्शन स्पीड। अब बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी जो है इस तरह से बनाई गई है कि 1 सेकंड के अंदर सिर्फ 60 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, 60। यानी कि 1 सेकंड में पूरी दुनिया मिलाकर सिर्फ 60 ट्रांजैक्शन, यानी दुनिया के 60 लोगों ने खरीदा या बेचा तो 60 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं बस 1 सेकंड के अंदर। इसका कंपैरिजन में अगर आप देखो, मास्टर वीजा कार्ड वगैरह होते हैं ना, तो वीजा कार्ड के अंदर भी वीजा कार्ड भी सिस्टम यूज हो रहा है कि दुनिया में लोग वीजा कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं। तो वीजा कार्ड की कैपेसिटी क्या है? 1 सेकंड के अंदर 24,000 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन के अंदर कैपेसिटी है कि 1 सेकंड में सिर्फ 60 ट्रांजैक्शन हो सकते हैं बस, और ये लिमिटेड है, स्केलेबल नहीं हुआ। यानी स्केलेबल नहीं हुआ तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इसी वजह से क्या होता है कि आदमी चाहता है कि मेरा ट्रांजैक्शन हो जाए, जल्दी हो जाए, तो ट्रांजैक्शन का कॉस्ट देना पड़ता है, ट्रांजैक्शन का कॉस्ट देना पड़ता है। और ये ट्रांजैक्शन कॉस्ट की वजह से आप जितने पैसे दोगे उतना जल्दी आपका ट्रांजैक्शन करके देंगे। यानी आपका ट्रांजैक्शन अगर आप पैसे नहीं दोगे तो बहुत रुका रहेगा। क्यों? जैसे आप ये देखो, ये रिपोर्ट में क्या आ रहा है, ये पर्टिकुलर डे की रिपोर्ट है, फरवरी 6 की रिपोर्ट है कि उसके अंदर 2,21,000 ट्रांजैक्शन रुके हुए थे, 2,21,000 ट्रांजैक्शन रुके हुए थे। और वो फरवरी की रिपोर्ट बता रहे हैं कि उसके अंदर जो एवरेज कॉस्ट था $17.32, यानी कि तकरीबन 1,400 रुपए का ट्रांजैक्शन कॉस्ट देना पड़ रहा है। और कम से कम जो हुआ तो $3.68, यानी कि 315 का रुपीस, 315 रुपए का ट्रांजैक्शन कॉस्ट। यानी कि आप सपोज करो 100 रुपए का ब्रेड का पैकेट खरीद रहे हो तो आपको 325 रुपए, 315 रुपए आपको ट्रांजैक्शन कॉस्ट देना पड़ रहा है, यानी कि आपको पड़ रहा है वो 400 रुपए का। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक और प्रॉब्लम है, ट्रांजैक्शन स्पीड एक और प्रॉब्लम है।
एक और चीज, अब आप सोचो जब ट्रांजैक्शन का कॉस्ट लिया जा रहा है, यानी कि आपके पास अगर सपोज करो 10,000 रुपए के क्रिप्टो है, और अगर मान लो कि ट्रांजैक्शन की फीस 250 रुपए ली जा रही है, 250 रुपीज, तो आपने एक बार पेमेंट किया तो सामने वाले को कितने मिले? 9750 इन रियल टर्म्स मिलते हैं, क्योंकि 250 रुपए की फीस कोई ना कोई तो बेयर कर रहा है। फिर वो जब पे करेगा और 250 रुपए की फीस, मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं, यानी हर ट्रांजैक्शन के बाद जो उसकी रियल वैल्यू है वो कम होती जाएगी। अब कोई कहेगा नहीं नहीं, बिटकॉइन की तो वैल्यू बढ़ रही है। वो क्यों बढ़ रही है? इन्वेस्टमेंट करने वालों की वजह से, और क्योंकि उसका सप्लाई लिमिटेड रखा गया है इसलिए है। बाकी इन्वेस्टमेंट करने वाले आना बंद हो जाए तो वैल्यू गिर जाएगी, वैल्यू गिर जाएगी। अब यहां पे बात क्या है कि ये जो ट्रांजैक्शन फीस है, इसकी वजह से एक्चुअली वैल्यू हर ट्रांजैक्शन के बाद रिड्यूस होती है। और प्रॉब्लम यह है कि जब मार्केट रेगुलेशन नहीं है तो फिर अनरेगुलेटेड जगह पे जब चलता है तो बहुत सारे फ्रॉड स्कैम्स होते हैं। क्रिप्टो करेंसीज के जरिए बहुत सारे फ्रॉड्स एंड स्कैम्स होते हैं। अगर आप ये आर्टिकल देखोगे कि लॉस फ्रॉम क्रिप्टो फ्रॉड रोज 45% टू $5.6 बिलियन 2023 में। इंडियंस लूज $44 मिलियन। तो इतने सारे $5.6 बिलियन के क्रिप्टो फ्रॉड्स हो रहे हैं, और फ्रॉड होने का चांस है। क्यों? क्योंकि कोई सेंट्रल रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है, तो फ्रॉड होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। और एक ये है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा यूज होने लगता है। हाँ, जैसे आप देखोगे मनी ट्रैफिकिंग, मनी लॉन्ड्रिंग में, ड्रग्स ट्रैफिकिंग में, और क्रिमिनल जो होते हैं जो रैंसमवेयर पेमेंट मांगते हैं कि बोले इतना पेमेंट करो तो हम तुम्हारा ये चीज तुम्हें, यानी पर्टिकुलर रैंसमवेयर अटैक्स जो होते हैं अलग अलग, तो वो लोग कैसे पेमेंट मांगते हैं? क्रिमिनल एक्टिविटी वाले क्रिप्टो करेंसी के जरिए पेमेंट मांगते हैं। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है, सोचने वाली बात। देखो, क्या आपको पता है कि जैसे डॉलर की वैल्यू बरकरार रखने के लिए अमेरिका चाहता है कि ज्यादा ज्यादा बिजनेस डॉलर में हो, इसीलिए ऑयल के बिजनेस को वो लोग यानी चाहते हैं कि ऑयल बिजनेस हो तो डॉलर्स में हो। हाँ, तो अब यहां पे समझना है, यहां पे क्या समझना है कि वो चाहते हैं कि उनका डिमांड बरकरार रहे। आपको पता होगा कितनी सारी जंगों के पीछे कहा जाता है कि एक बिहाइंड द सीन रीजन ये होता है ताकि हमारी करेंसी में ये ट्रेड होता रहे। अब वो लोग चाहते हैं कि उनकी करेंसी में ट्रेड होता रहे। सही है, हर कंट्री चाहती है, हर कंट्री। क्यों मालूम है? जब कंट्री करेंसी छापती है, और जब वो छापती है, अगर उसके अंदर डिमांड नहीं होगा तो फिर क्या होगा? वो छापने से सप्लाई बढ़ेगा, सप्लाई बढ़ेगा तो वैल्यू गिरेगी। इसीलिए चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा डिमांड हो हमारी करेंसी का, यानी ज्यादा से ज्यादा बिजनेस हमारी करेंसी में हो। अभी क्या है कि क्योंकि इंटरनल प्रॉब्लम्स है क्रिप्टो करेंसी में, क्रिप्टो करेंसी बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शंस नहीं कर पाया है बिजनेस के एतबार से। किस तरह से? यानी कि कोई चीज खरीदो फरोख्त, बाइंग एंड सेलिंग के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल बहुत थोड़ा है। क्यों? अंदर ही प्रॉब्लम, इंटरनल प्रॉब्लम है, वैल्यू सेम नहीं रहती है, वैल्यू फ्लक्चुएट होती रहती है, और ट्रांजैक्शन स्पीड का प्रॉब्लम है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट का प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तो रियल बाइंग एंड सेलिंग में क्रिप्टो करेंसी का रोल बहुत थोड़ा है, तो गवर्नमेंट को इतनी फिक्र नहीं है। लेकिन इमेजिन करो एक सिनेरियो जहां पे क्रिप्टो करेंसी का यूज, इस्तेमाल बढ़ जाए। जब क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल बढ़ेगा तो कोई ना कोई कंट्री जहां पे क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल बढ़ेगा, उसकी खुद की करेंसी का इस्तेमाल कम होगा कि नहीं होगा? जब क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल बढ़ेगा तो खुद की करेंसी का इस्तेमाल कम होगा कि नहीं होगा? जब खुद की करेंसी का इस्तेमाल कम होगा, हाँ, तो फिर उसका डिमांड कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? इन्फ्लेशन, यानी कि भाव बढ़ेंगे। जब भाव बढ़ेंगे, हाइपर इन्फ्लेशन तक पहुंच सकता है, यहां तक आके वो करेंसी की वैल्यू डिस्टेबलाइज हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसी वजह से जैसे ही क्रिप्टो करेंसी कहीं टेक ऑफ होकर आगे बढ़ने की कोशिश करती है, वहां की गवर्नमेंट्स अपने रिस्ट्रिक्शंस लाते हैं, उस पर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस, बैन्स वगैरह लाते हैं, और लाएंगे ही, क्योंकि कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी कि उसकी करेंसी की वैल्यू कम हो, उसकी करेंसी का डिमांड कम हो, उसकी करेंसी में ट्रांजैक्शंस कम हो, और उसकी कंट्री में बैठ करके कोई और करेंसी आके ट्रांजैक्शंस को कर लेने लगे। कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी, क्योंकि हम फिएट करेंसी के जमाने में रहते हैं। हम उस जमाने में नहीं रहते जहां रियल वैल्यू होती थी कि करेंसी को पिघला दो तो गोल्ड उतने का है उसमें। ऐसा होता था पहले। अभी वो जमाना नहीं चल रहा है। ये जो नोट्स है, ये प्योर डिमांड सप्लाई पे इसकी वैल्यू है। जो गवर्नमेंट की नोट्स है, उसकी नोट्स की अंदर वैल्यू नहीं है, कागज की वैल्यू नहीं है, उसके अंदर वैल्यू है तो बस डिमांड सप्लाई की वजह से है। तो यहां पर ये समझना है कि गवर्नमेंट्स नहीं चाहेंगी
कि उनकी करेंसीज अंडरमाइन हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं कि सिक्योरिटी रिस्क होते हैं, क्योंकि जब डिसेंट्रलाइज्ड है तो हैकिंग के बहुत सारे, हालांकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी खुद नहीं फैली हुई है, लेकिन जो एक्सचेंज होते हैं या जो वॉलेट्स होते हैं, वो हैकर्स जाके हैक करके, कितने सारी केसेस इस तरह के जो फ्रॉड्स होते हैं, हैकिंग होते हैं, सिक्योरिटी रिस्क होते हैं। और अक्सर ब्लॉकचेन, अक्सर क्रिप्टो करेंसीज में जैसे बिटकॉइन वगैरह में इरिवर्सिबल होता है ट्रांजैक्शन, यानी अगर आपने बाय मिस्टेक कोई अमाउंट कहीं भी ट्रांसफर कर दिए तो गया, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे आप अगर गवर्नमेंट के जरिए, बैंक के जरिए कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, आप जाके अपील कर सकते हैं, एक सेंट्रल अथॉरिटी है, उसको जाके बोल सकते हैं कि रॉन्ग, बाय मिस्टेक ट्रांसफर हो गया, बैंक को जाके बोल सकते हैं, हो सकता है कॉपरेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे तो पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ पे तो सिर्फ पॉसिबल होने का एक चीज है कि 51% अगर कंट्रोल आ गया किसी के हाथ में, तो वो जाके सब दुनिया भर को चेंज कर सकता है। क्रिप्टो करेंसी का मामला है कि वो नहीं चाहते कभी भी 51% किसी एक आदमी के हाथ में आ जाए, इसीलिए वो लोग उस चीज को बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं कि ताकि डिसेंट्रलाइज रहे ये करेंसी एंटायरली। एक और चीज सोचने वाली है क्रिप्टो करेंसीज में कि वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन। क्यों? जैसे आपने देखा 7 रुपए का बिटकॉइन आज हो गया, 7 रुपए का कितने का हो गया भाई? 7 का 10, 15, 20, 25, 30 नहीं। आप देखो, ये जो 7 रुपए का बिटकॉइन था 2010 में, 14 साल बाद आज उसकी वैल्यू कम से कम 87 लाख रुपीस है। हाँ, 85 लाख रुपीस, 85 लाख, 7 रुपए से 85 लाख। अब जिन जिन के पास बिटकॉइंस थे उस जमाने से लिए हुए, या जिनके पास बिटकॉइंस है लिए हुए, वो कितने बड़े करोड़पति हो गए कि एक बिटकॉइन जो 7 रुपए का था वो 84 लाख का हो गया, तो कितने बड़े करोड़पति हो गए। तो यहाँ पे एक और प्रॉब्लम जो एक मॉरल तौर पे हम बात कर रहे हैं कि इसके अंदर बहुत ज्यादा वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन कुछ लोगों के हाथ में आने का बहुत हाई चांस है, और बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी होने का चांस है। और एक और चीज है कि एंट्री बैरियर के एक तरह से, यानी कि जो माइनिंग के अंदर जो मामला जो बोले ना कि माइनिंग का एक कंपटीशन होता है, सबके पास कंप्यूटर्स है, हाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन वहां पे तो बेस्ट कंप्यूटर्स, फास्टेस्ट कंप्यूटर्स, बेस्ट कंप्यूटर्स ही पास होंगे। तो ये बहुत ही हाई यानी बात है। तो बिटकॉइन की माइनिंग की फीस वो देते हैं कि जो बिटकॉइन माइनिंग करता है, यानी कि बिटकॉइन क्रिएट करता है, उसको एक फीस मिलती है। वो फीस के अंदर जिसके पास वो लेवल की टेक्नोलॉजी है, वैसे लेवल का इन्वेस्टमेंट है, वही जाके हासिल कर सकते हैं। इसके अंदर भी जो बड़े बड़े फार्म्स हैं, जो पावरफुल सर्वर्स के साथ में होते हैं, वो लोग ही इसमें डोमिनेट करते हैं। एक और बात है कि जिस तरह से माइनिंग की जाती है, इसके अंदर बहुत सारे एनर्जी कंजम्पशन, यानी बहुत ज्यादा पावर जाता है, और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इसके जरिए जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि अब ये सोचो कि वहां करेंसी जब गवर्नमेंट छापती है, तो करेंसी गवर्नमेंट छापने में क्या मामला है? प्रिंटिंग मशीन छाप दिए, ठीक है, कुछ ना कुछ कॉस्ट है। उसी तरह जब बैंक के अंदर डिजिटली पैसे क्रिएट किए जाते हो तो सिर्फ लेजर में एंट्री होती है, आ गए पैसे आपके अकाउंट में, ठीक है। लेकिन समझना क्या है, यहां पे क्रिप्टो करेंसी जो एक क्रिएट होती है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के जरिए, और उसका जो पूरा सिस्टम है, और जिस तरह से उन्होंने कंपटीशन का सिस्टम रखा है कि आप माइनिंग करने के लिए आपको ये रिडल सॉल्व करना होगा, और जिसने सबसे पहले सॉल्व किया उसको माइनिंग करने का फर्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब उसके अंदर फास्टेस्ट कंप्यूटर, बेटर कंप्यूटर, और ये जो कंप्यूटिंग उसके अंदर है, इतना ज्यादा पावर, यानी जितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ेगी उतने पावरफुल कंप्यूटर का कंपटीशन होगा। यानी ऐसा नहीं होता है कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाएगी तो इसका कॉस्ट कम होगा, क्योंकि हर कोई बढ़ाएगा और कंपटीशन इसका हमेशा कंटिन्यू रहेगा। ये एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी होते हैं।